अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट की जो 13 एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आज मुनाक़द की गई है महाराष्ट्र के इस क़दीम और अज़ीम शहर औरंगाबाद में, उसमें आप तमाम हज़रात का मैं बहुत अपने तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। मैं ज़रा थोड़ा सा उसके बहुत मादरत के साथ एक छोटा सा बीच में क्योंकि शुरुआत में ही ये ज़िम्मेदारी अदा हो जाए तो बेहतर रहता है। मैं दोनों डॉक्टर हमारे सदर मोहतरम ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के जनाब डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और मेहमानान का एजाज़ शुरू में ही हम लोग अजय साहब किसकी है पहली कॉपी? जनाब सलाउद्दीन पुनेकर साहब से मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से कि आप पुनेकर साहब को वेलकम बुक भी है एक साथ वेलकम। हाँ, उसके बाद मैं जनाब बदरुल इस्लाम साहब से कहूँगा कि डॉक्टर ख्वाजा साहब बदरुल इस्लाम साहब को ट्रॉफ़ी दे करके इजाज़त दें। एक ट्रॉफ़ी। उसके बाद जनाब डॉक्टर रज़ाक साहब के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से ही कि आप अब वक्त की मसरूफियत। हाँ, जनाब अज़हर साहब खान अज़हर साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, हमारे इस सेशन के चेयरमैन। हाँ, डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से ही दरख्वास्त करूँगा कि जनाब को ट्रॉफ़ी और अज़हर साहब बहुत शुक्रिया। असल में इन हज़रात को स्पेशली मुझे बुलाना पड़ा है। ये लोग आने थे 6:30 बजे, लेकिन क्योंकि सेशन हमने थोड़ा प्रायर किया है तो तकलीफ़ की मैं पहले ही माज़रत ले लेता हूँ। अब मैं इसको जल्द से जल्द शुरू कर इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब को। आप इसमें मानू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने MSc और M.Ed और PhD इन एजुकेशन की है और आप यहाँ पर अपने औरंगाबाद सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और जल्द से सिर्फ 5 मिनट में अपना या जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो जल्द से जल्द वक्त की। बहुत शुक्रिया। डिग्निटरीज ऑन द डाइस, डिग्निटरीज ऑफ द डाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वालिटी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके कई अज्जा किए जा सकते हैं। उसमें पहला जुज़ ये है कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन ये इट इज़ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। फिर ये भी कहा गया कि क्वालिटी एजुकेशन इज़ डिफाइंड एज वन ऑफ द फोकस ऑन द लर्नर टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ एंड नॉट फॉर असेसमेंट। अभी जो हो रहा है हमारा, हम जो है बच्चों को असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन की तारीफ से खारिज है। ये इसकी एक और अच्छी तारीफ जो बयान की गई है कि गुड क्वालिटी एजुकेशन इज़ वन दैट प्रोवाइड्स ऑल लर्नर्स विद कैपेबिलिटीज़ दे रिक्वायर टू बिकम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, डेवलप सस्टेनेबल लाइवलीहुड, कंट्रीब्यूट टू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ एंड एनहांस इंडिविजुअल वेलबींग। तो ये बहुत सारी तारीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन उसका क्रक्स ये है कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ हरूफ शनासी का नाम नहीं है, ये सिर्फ किसी सर्टिफिकेट का नाम नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के लिए तैयार करने का नाम। नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माना जो बयान किए गए हैं वो ये है कि सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ डेट प्राइमरीली फोकस ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि आने वाली नस्लों को हम ऐसा माहौल दे के जाएँ कि जिसमें उनके लिए कोई परेशानी और तकलीफ़ का कोई बास ना हो। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हो तो क्या होता है? वही होता है जिसको आज आप और मैं समझिए एक तरह से भुगत रहे हैं। सॉइल डिग्रेडेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है और बहुत सारे एविल्स हैं
जिससे आपको मुझको गुजरना पड़ता है। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, वह है रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रेट ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट सरपास द रेट ऑफ साल्वेशन। फिर आगे चलिए, फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी हैव टू यूज मैक्सिमम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन शुड बी मिनिमाइज्ड एंड वेरी सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मोहतरम सामीन, अब आइए, हमने SDG 4 जो है इसकी तफसीलात तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ जो बताया गया कि साहब इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी जो है इस पर हमारा थीम है इस कॉन्फ्रेंस का। तो हम ये देखें कि हमने इस सिलसिले में अब तक क्या कुछ किया और क्या एक्सपेक्टेड है। SDG 4 या क्वालिटी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले कहा गया कि फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन लीडिंग टू रिलेवेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। इसकी बात जो है ये UN का डॉक्यूमेंट करता है। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, ज़ाहिर है वो 5 मिनट में आप सबके सामने पेश करना मुमकिन नहीं है। इसमें जो जोर दिया गया है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर जोर दिया गया है, और मैं मशकूर हूँ हमारे इनाग्रल सेशन के मुखर्रीन का कि मेरी बहुत सारी बातें उन्होंने वहाँ अर्ज़ कर दी। मैडम ने भी इस पर खासा जोर दिया था, और सच्ची बात यह है अब तक का जो 30-32 साल टीचिंग का तजुर्बा है, उसके बाद इस बात पर कायल होना पड़ता है कि जितना अच्छा प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा उतना ही वो बच्चा आगे तरक्की करेगा। लेकिन मुल्क की सूरत हाल क्या है, मैं 2 मिनट में आपके सामने अर्ज़ करने वाला हूँ। फिर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको NEP में फाउंडेशनल लिटरेसी के नाम से कहा गया, बहुत सारे सर्वेज हैं, आसेर का सर्वे है, खुद NCERT, हमारे जो टीचर हजरात यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि NCERT जो है हर साल चाचनी ले रहा है कि बच्चों में उनकी क्लास अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि भाई 8th का बच्चा है और तीसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, 8th का बच्चा है 4th का मैथ्स नहीं कर पा रहा है। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो आ रही है, इसको भी दूर करने की इसमें बात की गई है। अब एक लास्ट गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो है सब्सटेंशियली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। मैं समझता हूँ कि पठान साहब ने बहुत सारी बातें रख दी। इस वक्त भारत का हाल ये है कि NCTE की रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 5 लाख वैकेंसीज ऑफ स्कूल टीचर्स आर वैकेंट। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये बात तस्लीम की कि हाँ 40% टीचिंग वैकेंसीज ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस आर वैकेंट। तो अब हम सोच सकते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से देंगे और आने वाली जनरेशन के साथ हम कितना बड़ा एक तरह से अत्याचार कर रहे हैं। अभी 3 स्टेप जो हैं इसके, प्री प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको पढ़ाना है, उनके रवैयों को दुरुस्त करके। मसलन बच्चा अगर पानी ज़्यादा ज़ाय करता है, उससे अगर हम उसको प्री प्राइमरी में रोक देंगे, उसको उसकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे, तो आप जो है जिस दिन नल आता है उस दिन जो है घरों के बाहर नदी का समा नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चे अगर बुनियाद से ही अगर उस रवैये को अपना लेते हैं तो फिर उनके लिए बड़ा आसान होता है। ये SDG 4 ये भी कहता है कि सेकेंडरी एजुकेशन इस तरह का दिया जाए कि हमारा तालिब इल्म जब सेकेंडरी एजुकेशन से फारिग हो तो वो थिंकिंग करने वाला हो और क्लाइमेट के जो प्रॉब्लम्स है उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाए। अब मैं आखिरी के 2 मिनट में मैं आपसे कुछ गुजारिशात रखकर अपनी जगह लेना चाहूँगा कि व्हाट कैन वी डू। एक तो ये है कि हम जो है मोहतरमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहिबा के माध्यम से या उनके ज़रिए से अगर ये हमारी हुकूमत तक ये बात पहुँचे कि वी शुड हैव टू इंक्रीज expenditure on education at least for 6% of the GDP, which is now around 4% only. तो ये सबसे बड़ा डिमांड होना चाहिए। बल्कि मैडम मैं तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि NEP को अगर ईमानदारी से लागू किया जाए तो 10% ऑफ GDP भी कम पड़ेगा। और हमारा जो मामला है 2 साल हो गए हैं, उसके बाद बजट आ रहा है और बजट में कर्टेलमेंट हो रहा है। माइनॉरिटी का तो उड़ान छोड़ दीजिए आप, वो तो बहुत रोने के लिए काफ़ी है, लेकिन जनरल बजट भी हमारा जो कम हो रहा है उस पर हमको हुकूमत को तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। अगली बात जो यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर से मुसलमानों से मुताल्लिक़, वो ये कि मुसलमानों की तालीम से मुताल्लिक़ कोई डेटा गवर्नमेंट की तरफ से कंप्रहेंसिव हमारे सामने नहीं आता है। तो अगर ये डिमांड भी हो कि जिस तरह से SC ST का डेटा जो है गवर्नमेंट जमा करती है स्कूल लेवल से लेकर हायर लेवल तक, वहाँ उसी तरह से मुसलमानों का डेटा भी जमा किया जाए, क्योंकि उसके बगैर हम कोई पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। फिर
अगली चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, अभी मैं जब ये तैयारी कर रहा था तो उस वक्त यूडाइस की 21-22 21-22 की रिपोर्ट जो आई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। यूडाइस में कहा गया कि साहब सिर्फ 96 लाख स्टूडेंट्स दे आर इनरोल्ड इन प्री प्राइमरी स्कूल, जबकि प्राइमरी में 12 करोड़ बच्चे जो है हमारे शरीक हैं। तो आप गैप देखिए कितना बड़ा गैप है। और अब जब बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं करेगा तो उससे आप अच्छे स्कूलिंग की तवक्को नहीं रख सकते। फिर तेज़ी से आप ड्रॉप आउट को भी देखिए, 6 to 8 में जाकर वो बच्चे 6 करोड़ हो जाते हैं। ये इस भारत देश का मामला है जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो 6 के बाद तकरीबन आधी जो है तादाद हो रही है। 9-10 में सिर्फ 4 करोड़ बच्चे आते हैं और 11-12 में जाते जाते हम देखते हैं कि इनका परसेंटेज यूनिवर्सिटीज में जाने तक उनका क्या हाल होता है, से भी कम होता जा रहा है। फिर सुबह में तस्करा हो गया, उसको दोहराना नहीं चाहूंगा कि हायर एजुकेशन के जो स्टैटिस्टिक्स अभी आए हैं वो बड़े जो है तशवीशनाक हैं। ड्रॉप आउट्स रेट दीगर अक़वाम का, दीगर कौमों का कम हो रहा है, लेकिन मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ये बड़ी चिंताजनक बात है। अब जॉन कुरियन एक साहब हैं, 40 साल से वो डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनके एजुकेशन पर वो स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने जो कंक्लूजन्स अभी शेयर किए कुछ दिन पहले एक अखबारी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स हैव लोएस्ट रेट ऑफ एनरोलमेंट, पहला मसला। दूसरा, उनका कहना यह है कि लोएस्ट रेट ऑफ स्कूल कंप्लीशन, यानी जो बच्चे, एक तो कम बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो पूरी स्कूल एजुकेशन अपनी मुकम्मल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरा मसला है। तीसरा, ज़ाहिर है स्कूल एजुकेशन मुकम्मल नहीं होगी तो आप हायर एजुकेशन में उनके कोई नुमाइंदगी की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो उनके बकौल द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन एनी एजेंडा फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड फोकस ऑन द 80% ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये उनका इस तरह से कहना है। और आखिर में उन्होंने जो एक सवाल खड़ा किया जो मैं आप सबके सामने रखकर रुखसत चाहूँगा वक्त की तंगी के बाद, उन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स बच्चों को 15 साला मेयारी तालीम फराहम कर सकते हैं। एक सवाल उन्होंने किया। तो आइए हम सब इस अज़्म के साथ यहाँ से उठें और जॉन कुरियन साहब को इसका अमली जवाब दे कि हाँ, उर्दू मीडियम स्कूल्स भी 15 साला मेयारी तालीम का नज़्म कर सकते हैं, जो न सिर्फ हमारी कौम बल्कि इस मुल्क के लिए भी एक बड़ा ब्रेक थ्रो होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बदरुल इस्लाम साहब। तो मैं अपने अगले मुकर्रिर जो हमारे इस प्रोग्राम के को चेयर भी हैं और आप डायरेक्टर हैं सेकअप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीजापुर के, आपने MBA की तालीम हासिल की है यूनाइटेड किंगडम से और बहुत ही वसी इल्म इस टॉपिक के ऊपर रखते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारी जो लोगों की एक तालीमी तबका होता है उसकी एक भूख होती है। तो सलाउद्दीन पुनेकर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपने टॉपिक का और ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सलाउद्दीन पुनेकर साहब। ये जो टॉपिक है सस्टेनेबल एजुकेशन, ये जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इदारे में एक पिरामिड होता है जहाँ पर नीचे की सतह पे यानी टीचर, स्टूडेंट्स वगैरह, उसके बाद फिर कोई और मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद ऊपर मैनेजमेंट होता है। तो इस जो पिरामिड में जो ऊपर के जो लोग हैं, ये मैनेजमेंट वाले अक्सर हिंदुस्तान में ऐसा पाया जाता है कि एक खतीब, एक आलिम खुतबा देता होता है और हमारे चेयरमैन जो मस्जिद के होते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ इस तरह के चेयरमैन होते हैं और उनको खतीब को वो डायरेक्शन देते हैं नीचे से, अभी और थोड़ा सा खुतबा पढ़ ले या फिर खुतबे को कम कर दो। तो इस तरह का मैनेजमेंट पूरे हिंदुस्तान में भी है। जो मस्जिदों के चेयरमैन और बड़े बड़े इदारों के चेयरमैन अनपढ़ हैं, अक्सर लोग अनपढ़ हैं, उनको मालूम नहीं है
कि इल्म क्या है, उनको मालूम नहीं है मैनेजमेंट क्या है, उनको मालूम नहीं है व्हाट इज कॉरपोरेट कल्चर इन मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। हमारे यहाँ, मैं बीजापुर नॉर्थ कर्नाटक से हूँ। नॉर्थ कर्नाटक और साउथ महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी। आप साहब ज़रा सुने, मैं उनसे मुखातिब हूँ, ज़रा आप सुने गौर से कि लिंगायत कम्युनिटी है जिसके इदारे एक 100 हैं और एक इदारे में मलेशिया से बच्चे आके पढ़ते हैं, इंग्लिश बच्चे आके पढ़ रहे हैं। कर्नाटक की बात कर रहा हूं, फिनलैंड के जो बात हो रही थी, फिनलैंड की या यूरोपियन नेशंस के बच्चे हमारे नॉर्थ कर्नाटका में आके लिंगायत इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। ये क्या बात है? मैनेजमेंट एक कॉरपोरेट नॉलेज है। ये हम लोग जो मैनेज करते हैं, मैं करता हूं उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग जो मैनेज करते हैं ये 1 to 1 मैनेज करते हैं। हाँ, तुम देर से क्लास क्यों गए, कल छुट्टी पे क्यों थे, आज वो होमवर्क आपने बच्चे का चेक किया कि नहीं किया। मैनेजर या जो भी मैनेजमेंट है वो टीचर से बात कर रहा है या HM टीचर से बात कर रहा है। तो इस लेवल पे हम मैनेज करते हैं बड़े बड़े इदारे। बड़े बड़े इदारों के प्रेसिडेंट्स को मैं बोला हूं कि एक हमको हॉल चाहिए भाई, आपके बहुत सारे लैक्स टुगेदर स्क्वायर फीट आपके पास एरिया है, हमको प्रोग्राम करने के लिए एक हॉल चाहिए 2 घंटे के लिए। तो बात ऐसी होती है कि वो प्रेसिडेंट से बात कीजिए आप। अरे वो प्रेसिडेंट है 2000 करोड़ का मालिक और उसको हम एक हॉल की परमिशन पूछनी पड़ती है। तो किस लेवल पे ये 1 to 1 मैनेजमेंट है, आप देखिए। तो इस तरह से हम बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, इसीलिए वी आर अनेबल टू मैनेज, इसीलिए वी आर फेलिंग एट दैट लेवल। हमको इस लेवल पे काम करना है कि कॉरपोरेट कल्चर, कॉरपोरेट इथिक्स, कॉरपोरेट उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट डालना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीके हैं जो लिंगायत इंस्टीट्यूशंस वाले यूज कर रहे हैं और वो बहुत आला दर्जे पे जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आज देने की बात ये कर रहा हूँ कि हमारे पास, हमारे सिकाब इदारों में जो 50 साल से 25 इदारे हम चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इदारे हमारे एक्रेडिटेड हैं, क्वालिटी एक्रेडिटेशन जो होता है वो एक्रेडिटेड है। और हमारी यूनानी मेडिकल कॉलेज है जिसमें कर्नाटक के 10 यूनिवर्सिटी रैंक्स में हर साल 6 से 7 रैंक्स हमारे होते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें यूनिवर्सिटी रैंक्स हमारे होते हैं, डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी रैंक्स हमारे होते हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन एक क्वालिटी एक लेवल पे जा चुका है और उसका एक फॉर्मूला सिंपल है कि कॉरपोरेट कल्चर वी हैव अडॉप्टेड इन मैनेजमेंट। वी डोंट टॉक टू पीपल 1 to 1, we don't, even if a inefficient person is seen, we just shake hands with them in a professional way। और उसको निकाला भी जाता है किसी को तो वो 6 महीने 7-8 महीने का प्रोसेस होता है, उससे उसको निकाला भी जाता है। और अगर किसी को प्रमोशन करना होता है तो देयर इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स, ये जो हैं इसकी कमी है हमारे मुस्लिम इदारों में। इसीलिए हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स लेके हमने एक सिस्टम ERP बनाया है। क्या एंटरप्राइज रिसोर्स का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बनाया है, विच इज वर्थ इन द मार्केट 1 crore रुपीज। और वो जो एंटरप्राइज, वो जो ERP का सॉफ्टवेयर है, दैट ERP सॉफ्टवेयर वी वांट टू गिव टू आवर मुस्लिम institutions, not only Muslim institutions, we want to give to any institution who wants to promote quality। तो अगर आप लोगों में से कोई वो लेना चाहता है तो हमसे आप मुखातिब हो सकते हो, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। ये एक सिस्टम्स की बात है जो हम देने के लिए तैयार हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास बेसिक सिंसेरिटी नहीं है। बेसिक सिंसेरिटी, अभी आप मोबाइल यहाँ पे रास्ते पे छोड़ के आओ और 5 मिनट के बाद जाओ, देखो कि रहता है क्या मोबाइल आपका।
तो ये बेसिक सिंसियरिटी हमारे मैनेजमेंट्स में नहीं है, टीचर्स में नहीं है, पेरेंट्स में नहीं है और स्टूडेंट्स में भी नहीं है। बेसिक सिंसियरिटी, मैं मेरी क्लास नहीं लेता, बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता, पेरेंट वो बुरी तरीके से टीचर से डील करता है, तो ये जो बेसिक सिंसियरिटी हमारे कौम में बहुत कम हो चुकी है और हमारे पास सिस्टम्स नहीं हैं, तो कैसे कैसे उठेगा? हाउ विल दिस कम्युनिटी ग्रो? हाउ विल द कम्युनिटी कम अप? तो आज का टेक मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, हमारे डायरेक्टर साहब हैं कालसेकर ग्रुप ऑफ यानी अंजुमन इस्लाम के जो डायरेक्टर हैं हमारे हुनरगी साहब, वो अभी आपको और एक उसी पे सिस्टम्स प्रोसीजर्स पे बात करेंगे। तो उससे पहले, उनको देने से पहले, मैं अपनी जगह लेने से पहले और एक दो तीन चीज़ें देना चाहता हूँ। एक है हमारा सॉफ्टवेयर जो हम फ्री देना चाहते हैं। दूसरी बात है, हमारे बहुत सारे इदारे हैं जिसमें हम एक एक कोटा देते हैं मेरिट के बच्चों को। नेपाल के मुसलमानों को हमने कुछ कोटा दिया है, बांग्लादेश वालों को कुछ दिया है, यूपी, बिहार, गुजरात और इधर भिवंडी में भी हमने कुछ कोटा दिया है। अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक मोहतबर लोग हैं, तो उन लोगों को हम एक कोटा देने के लिए तैयार हैं, जो कि 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में या 25 रुपए में हम देंगे हमारे इदारों में। लेकिन वो मेरिट वाले बच्चे होने चाहिए, मोहतबर एक ग्रुप होना चाहिए, उनके रिकमेंडेशन से हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो और हम तीसरी चीज़ है कि बीजापुर एक हिस्टोरिक प्लेस है, जैसे आपका औरंगाबाद है, जिसमें अगर औरंगाबाद से कोई स्कूल कॉलेज बीजापुर एज ए टूर पे आना चाहती है, स्टडी टूर पे या पिकनिक पे, तो आपका बीजापुर आने से लेके जाने तक, मतलब जहाँ आप स्टेशन पे उतरेंगे तो स्टेशन से स्टेशन तक हम आपके बच्चों का, आपके मैनेजमेंट के टीम्स का, वो भी हम पूरा मेहमान नवाजी करेंगे। पूरे जितने भी 100 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, सारे बच्चों का हम इंतज़ाम करेंगे, खाना पीना, रहना और घूमना। तो उसमें आप इमारतें जो बीजापुर की हैं आदिल शाही, वो भी देख सकते हैं, और जो हमारे इदारे हैं वो भी देख सकते हैं। 2 दिन 3 दिन हम आपको रखेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। इसी के साथ मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब को कि वो आएँ और अपने को पेश करें। Let me first appreciate this audience. I treat this set of audience a real audience. पूरे दिन भर इतने सारे सेशंस हो गए, and then you were all waiting for some tea break, and without having tea, the session started, and for namaz there was a break. Then again you all assembled. Maybe next dinner is waiting. तो ऐसे ऑडियंस को मैं रियल ऑडियंस समझूंगा, so that we can give something, and if you want you can take, because I am going to give you the real case study. 31 अगस्त तक मैं डायरेक्टर था कालसेकर टेक्निकल कैंपस इन मुंबई, इन नवी मुंबई। अंजुमन इस्लाम आप जानते हैं 1874 एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, और 2007 से लेकर 2009 तक मैं जब PhD कर रहा था, एंड माय एरिया ऑफ रिसर्च वाज सिस्टम डायनामिक्स बेस्ड मॉडलिंग फॉर क्वालिटी एक्सेलेंस यूजिंग नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. So knowledge management, quality excellence, then it's modeling using a very complex method called system dynamics. जब ये काम चल रहा था, मॉडलिंग हो रही थी, एंड दैट कंटेक्स्ट वाज इंडियन टेक्निकल एजुकेशन. तो ये जब काम चल रहा था, उस वक्त अचानक हमारे मैनेजमेंट से बुलावा आया कि पनवेल में कुछ नया अदारा कायम करना है, एक डोनर आने वाले हैं, वो डोनर के सामने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है ताकि एक नया अदारा कायम करना है. एंड दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. PhD तो मेरे, इट वाज माय इंडिविजुअल वर्क, इट वाज माय क्रेडिट,
अगर करूँगा तो डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को मेरे नाम से लगता। तो लेकिन इस वक्त एक ऐसा वक्त आ गया कि मुझे पीएचडी से ब्रेक लेना पड़ा कुछ टाइम पीरियड तक। एंड आई रिक्वेस्टेड माय सुपरवाइजर इन IIT Bombay, a great person, Dr. Subhash Babu. I said, sir, I am going to take a break of 2 years because I have been entrusted with a project to develop an integrated technical campus in Navi Mumbai under the ambit of Anjuman-e-Islam. तो इसलिए मैं 2 साल में मेरी PhD ब्रेक हो जाएगी. And hats off to that gentleman. What he said, Mr. Razak, you are not taking a break. Whatever work you have done so far on quality, use that as a premise and develop that campus. Let your campus start on the premises of quality education. That was the message given, a great inspiration. और मुझे बूस्ट मिली कुछ काम करने के लिए. And Dr. Zahir Qazi, when invited, and we had some intention, to get certain funds, to develop a project. And in the history of Anjuman-e-Islam, rather in the history of about 148 years that time, एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया गया है बेस्ड ऑन क्वालिटी कंसेप्ट, क्वालिटी, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड हाउ इट कैन बी सस्टेनेबल. 5 years development period, 10 years to see its result, and next 10 years its outcome, and that outcome is sustainability. So 20 years का एक सिमुलेशन मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाए. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम. शायद आप सोच सकते हैं कोई डोनर कुछ देने का अगर इरादा भी करते हैं, जितना वादा करते हैं तो उसका आधा मिलता है आफ्टर लॉट ऑफ फॉलो अप. एंड हियर वाज ए डोनर. वी हैड ए मीटिंग. इन द फर्स्ट 45 minutes presentation was done, and next 20 minutes discussion with the management. In less than 90 minutes, the donor accepted the entire project. 35 crores was granted in the first sitting. And why such a decision was taken by that donor? It was simply because the project was based on quality concept. It was based on plan, do, check and act. जैसे सलाउद्दीन साहब बता रहे थे भी, it is a bitter truth. We keep on doing only firefighting work. कुछ हुआ तो कुछ करे, वहाँ पे कुछ रिपेयर करे. So we never plan. And when we never plan, that means we are planning to fail. So PDCA based continuous quality improvement cycle based concept was introduced in that project. वो उन्हें इतना पसंद आ गया कि पहले सिटिंग में 35 crores. Project started and he came on one visit, first visit, and उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि इसमें बेसमेंट ऐड करो. And for basement he added another 10 crores. Then he did not like some part of building plan because he was not aware how it looks. उस वक्त हमने एक बिल्डिंग खड़े किए थे फर्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट के लिए. And that time he suggested, no, you amend the plan. ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा प्लान. And for amendment he again added 11 crores. Likewise, a campus worth 100 crores is standing in Panvel, which was funded by a single donor, late Haji Abdul Razak Kalsekar Sahab. That was a project which I proudly say that it was all based on quality concept. And now again, the journey was prevailing, and since I belong to Bijapur, Bijapur is my hometown, and I wanted to now contribute because there was a new institute. न्यू इंस्टीट्यूट शुरुआत से क्वालिटी से शुरू किए. एंड इन 10 years वी क्रॉस्ड ऑल द माइलस्टोन्स. जो हमने 10 साल तक जो देखना था उससे ज़्यादा ही हम परफॉर्म करते गए. 10 साल के अंदर हमें सिर्फ मास्टर्स तक रुकना था, बट 10 साल के अंदर ही हम PhD सेंटर भी वहाँ पे शुरू किए. एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड टेक्निकल कैंपस, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, पॉलीटेक्निक, हैविंग नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो डिप्लोमा प्रोग्राम्स पुट टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला. एक रूफ के अंदर ये सभी है. दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड टेक्निकल कैंपस. अब 31 अगस्त तक मैं वहाँ पे था. देन आई टुक ए डिसीजन, लेट मी गो बैक टू माई नेटिव एंड डू समथिंग एट माई नेटिव. एंड थैंक्स टू पुनिका साहब, ही हैपेंस टू बी माई फ्रेंड, हिज फैमिली, हिज फादर. Then they said, why don't you join SICAP? Here, SICAP, it is
referred as SICAP, which stands for Socio-Economical Cultural Association of Bijapur. That is what SICAP. And SICAP, I knew during my childhood, I knew the SICAP got evolved based on the quality only. It was a big discussion in the city of Bijapur that SICAP में quality education होता है. Therefore, I thought of joining this esteemed organization as a director for quality and accreditation excellence. इनके पास अदारे हैं, तो क्वालिटी के बेसिस पे एक्रीडिटेशन कैसे हो और एक्सेलेंस के लेवल पे हम कैसे चलें और एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जिसके बेसिस पे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट should happen automatically. It should be an automated process. And that automated process is nothing but sustainability. That is what we are doing. तो मैं आपके सामने ये कैसे हमने किए, I am not going to give the complete, report of what I have done. I am giving only the keys. 8 keys हैं. There are 8 keys, and those 8 keys are to be integrated. अगर कोई अदारा हो, इंडिविजुअल हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, अगर ये 8 keys intact हैं, तो then there is a quality and anything can be possible. I'll just name those keys. If you want, you can note. Aim of the organization. Aim. Philosophy of the organization. Vision of the organization. Strategy which we adopt. Skills required. Resources required. Reward system. Organization. These are 8 keys. That's what I wanted to show that in simulated form, but PPT is not working. Anyway, I'll repeat. First is aim. A-I-M, aim. Philosophy. Vision. Strategy. Skills. Resources. Rewards. Organization. ये 8 keys हैं. And why these 8 keys are important, I'll tell you. Now imagine these 8 links, ये 8 links हैं या 8 keys हैं, इसका एक chain बना हुआ है. And in any chain, if one of the link is weak, the entire chain becomes weak. Therefore, we should keep all the links strong. They should be well connected, right? अगर मिसाल के तौर पर सारे chain, सारे links connected है लेकिन aim नहीं है. If there is no aim, what happens? If there is no aim, there is no direction. हम कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता. If there is no philosophy, then there are no followers. हमने अपने कैंपस का विजन क्या रखे मालूम? We gave the vision that to be a most sought after technical campus that others would wish to emulate. The campus vision was to be a most sought after technical campus that others would wish to emulate. And this was the vision. Then I'm very happy to say that in first 5 years only in University of Mumbai Senate meeting, everybody, all institutions, principals were directed that if type of laboratories are to be developed and a library is to be developed, go and visit Kalseka Technical Campus. And people started coming. Then people started emulating. That means our vision was working. So therefore, philosophy requires followers. When there is no philosophy, कोई भी follow नहीं करेगा. Then, if there is no vision, सारी चीजें हैं, लेकिन vision नहीं है. If there is no vision, there is always a confusion. हम कर क्या रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हासिल हो रहा है? What is going to be the output? We do not know because there is no planning. So vision नहीं है, तो always there is a confusion. चलो ये सब कुछ है, but there is no strategy. Without strategy, we are bound to start at a false point. No strategy, false start. गलत जगह पे हम शुरू करते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं. Then सब कुछ है, skills नहीं है. हमारे टीचर, स्टाफ जो भी हैं, उनके स्किल, there is a deficit of skills. अगर skills नहीं है, तो there is always a anxiety. जब skills नहीं तो काम कैसे करेंगे? There is anxiety. मैं बोलता हूँ, you do this, but they do not know how to do that. Therefore, there is anxiety. So, absence of skill leads to anxiety. Then there are no resources. Here comes the role of management, the governance. सब कुछ है,
एवरीबडी इज स्किलफुल, विजन भी है, फिलोसफी है, एम भी सेटअप किए है, लेकिन रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किया गया. ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. नो रिसोर्सेज, देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन. रिसोर्सेज नहीं तो कैसे काम करे? फ्रस्ट्रेशन. एंड व्हेन देयर आर नो रिवार्ड, चलो रिसोर्सेज भी दिया गया, but the people normally, after achieving certain thing, they want some kind of rewards, some appreciation. If there are no rewards, there is a bitterness. लोगों के अंदर bitterness, तो next सोचेंगे, so why should I work all this? Why should I get all this work done? What am I getting? Even the management is unable to give a word of appreciation. मुझे कोई एक appreciation letter भी नहीं दिए. बाकी salary hike and all that ये छोड़ दो. And there is no appreciation, there is no reward mechanism in the organization. तब क्या होगा? Bitterness, then politics, then groupism, ये सब कुछ शुरू होगा. And it hampers quality. And finally, ये सब कुछ है, चलो rewards भी है, सारे 7 keys intact है, but there is no organization. When there is no organization, there is no coordination. Is it possible to organize such a big scale conference without proper organization? When there is an organized system working, therefore there is a coordination. So therefore, organization होना चाहिए, नहीं तो coordination नहीं रहेगा. So my appeal to all of you, if you are building any organization, whether a new institute or existing institute, try to ensure that all these 8 keys are well connected, there is a strong chain, then 8 keys put together will develop quality education and leads to sustainable development. This is what I wanted to tell you, and for more details, anytime anybody wants, there is a detailed approach, there are workshops I have conducted, and even as a case study, now I am entering into a 50-year-old organization, my own organization in Bijapur, and there we have set up a quality center called Quality and Accreditation Excellence Center. और उस सेंटर से हम कुछ ऐसा कायम करना चाहते हैं. वी वांट टू बिकम ए सेंटर फॉर ऑल. एवरीबडी कैन कम एंड स्टडी द क्वालिटी कंसेप्ट. सो दिस इज द मैसेज, एंड विद दिस I'll not take much of the time, and thank you very much, because I could get some inspiration from you that everybody was listening. Thank you very much. Thanks to the organizers. बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब. एक हमारे ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सेक्रेटरी जनाब ए.आर. अफ़गान साहब को भी यहाँ हमारे साथ शामिल होना था, लेकिन उनकी सेहत ने इजाज़त नहीं दी और कुछ दूसरी मसरूफियत के चलते वो हमारे साथ नहीं आ सके. राजस्थान से उन्हें आना था, और वो प्रेसिडेंट भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी के. लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी तमाम तर मसरूफियतों के बावजूद हमें अपना एक पेपर तैयार करके इस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया है, जिसके लिए मैं ज़हमत दूंगा हमारे ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रशीद साहब को कि वो आएँ और सर का पेपर प्रेजेंट करें. जनाब अब्दुल रशीद साहब. पेपर सारा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन कुछ इसके जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो क्वालिटी एजुकेशन पर उन्होंने लिखा है, SDGs in the context of quality education for Indian Muslims. The present conference has the central theme focused on education for sustainable development, and its current session is exploring the significance of quality education in this regard. In the wake, the present paper further narrows down to sustainable development in the context of quality education for Indian Muslims. While charting out 17 Sustainable Development Goals, SDGs, वो देखना पढ़ना अच्छा. While charting out 17 Sustainable Development Goals, SDGs, in September 2015 as the UN agenda for the next 15 years for member states, United Nations General Assembly has approved quality education as the goal number 4 of its Agenda 2030. Besides defining these goals, there are 169 targets fixed
under these goals, as well as 231 unique indicators for SDGs has begun. Therefore, it is the right time to evaluate the achievements and shortcomings for further plan on the front of quality education, while keeping the lasting educational backwardness of Indian Muslims in view. Accordingly, this paper has 5 sections. Number 1, understanding the goals. Number 2, review of achievements. Number 3, impact on Indian Muslims. And number 4, issues in quality education. And 5, the way forward. Number 1, the understanding the SDG 4, quality education. The concept of sustainable development has been devised in the background of the fact there are limited natural resources in the world. In contrast to the increasing human population, the calls for adequate measures to sustain the process of development for future generations in a judicious way. These measures were first devised in the form of Millennial Development Goals from 2001 to 2015, and now 17 Sustainable Development Goals SDGs to be achieved in the period 2016, and now 17 Sustainable Development Goals to be achieved in a period of 2023. Though all SDGs are distinct and discrete in themselves, they are mutually integrated. Among them, quality education is number 4. After SDG number 1, no poverty, SDG number 2, zero hunger, and SDG number 3, good health and well-being at the first 3 goals. Goal number 8, decent work and economic growth is closely related to it, as the achievement is interlinked to quality education at large. The SDG number 4 has been further directed through its subtitle, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. The SDG number 4 has originally 9 and 1 further added target to achieve. They are the following. Number 1, to ensure complete, free, equitable and quality primary and secondary education for all girls and boys, leading to relevant and effective learning outcomes. Number 2, to ensure access to quality early childhood development care and pre-primary education. Number 3, to ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university education. To increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship. 5, to eliminate all discrimination and gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable. 6, to ensure that all youth and a sustainable proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy. 7, to ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyle, human rights, gender equality, promotion of culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of culture, diversity and culture's contribution to sustainable development. 8, to build and upgrade education facilities that are child disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning
environments for all. 9. To expand totally the number of scholarship available to developing countries. And last, to edit 1. To substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries. Then there is a para on a review of achievements for under these goals. And impact on, there is another para on impact of on Indian Muslims. And lastly, the issues in quality education. They are, in the context of quality education for Indian Muslims, the following issues are pertinent. The status of Muslim education since the presentation of Gopal Singh Committee report in 1983 and through the presentation of such a committee report in 2006 and including current statistics, it may become evident that Muslim education faces bottlenecks in terms of population of students at secondary and higher secondary levels. It is sign of fact that they are largely not receiving quality education at the elementary level, though by the number of students there is almost a match with other population. Some Muslim concentration pockets in UP, Jammu and Kashmir and Maharashtra face serious setback in terms of participation in higher education, which is a sign of unfavorable situation in the secondary and tertiary levels of education. And the number of public and private institutions in Muslim concentration areas is still inadequate, as can be marked from the fact that 2.3% of population of Christians in the country has 7,550 recognized minority institutions as compared to 14.2% population of Muslims, running only 5,153 of them by 2021, as against 7,550 Christian recognized organizations. Muslims with a population of 14.2 and now almost 20% have only 5,153 educational institutions. From this count, Muslims need at least 5-6 times more quality institutions. In the face of inadequacy of Muslim educational institutions, the community largely depend on the government institutions, practically in case of elementary education, as the quality of education imparted by the government schools has been generally found unsatisfactory. A large number of Muslim students, along with others, are affected by this quality issue. Muslim students' participation and performance at different levels of education is also affected by the increasing social strife, Islamophobia and violence in the society by bullying Muslim students in the campuses. For their better educational attainment, communal harmony in the country is very vital, and minority scholarship schemes were a great booster of education among Muslims. Their withdrawal is badly affecting Muslim education and will affect even more seriously in future. Therefore, their revival and effective implementation is urgently required. Now, he has made some suggestions, the way forward out of this scenario. In order to achieve the enshrined targets of SDG number 4 and NEP 2020, in the context of 200 million Muslims, the following measures are required. Number 1, the policymakers should realize that India has a very large vulnerable population of Muslims, which needs positive, affirmative and sympathetic policies, their effective implementation and providing of adequate funds. Otherwise, in the race of development, a huge chunk of Indian population would be left behind, quite contrary
to the demands of SDG number 4 and also the Constitution of India. The leadership of Muslim community, particularly those involved in its educational progress, should go on demanding their educational rights and pressurize the system for functioning in their favor. Number 2, Muslims should make die-hard efforts for the development of communal harmony and peaceful environment in the country in association with like-minded people and organizations from cross sections of society, so that both the objectives of SDGs and NEP 2020 could be fulfilled in an effective way for leading Muslims to the desired quality education at every level. Number 3, Muslim educational organizations and platforms should devise ways and means to improve Muslim students' participation in the higher secondary education in the wake of SDG number 4, target to ensure 100% enrollment of the students in the particular age to join secondary education. It needs improvement of quality of education at the lower levels and retention of students at the secondary level and beyond. Number 4, there should be general and special efforts to have qualified and trained teachers available for Muslim children education, which is a must for quality education at every level of their participation. Number 5, the educational organizations and educationists serving Muslim education should be made better aware regarding the objectives of SDGs and NEP 2020 and for increasing their participation in achieving them. That is all. That is all the suggestions Mr. Agwan has made. So that completes the paper. Thank you. अगर किसी साहिबान को अब तक इस सेशन से मुतालिक किसी भी तरह का कोई सजेशन है तो बराए करम मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक ज़रा पब्लिक में दे दें और आपने कोई भी सजेशन देना चाहें तो बहुत मुख्तसर वक्त में सर ज़रा पहुंचाइएगा मैं कि क्या ये पॉसिबल है ऑनलाइन या ऑफलाइन आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली फॉर अ मुस्लिम कम्युनिटी क्या कोई कोर्स चला सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट और वो मैनेजमेंट का कोर्स ऐसा है जो मस्जिद को भी मैनेजमेंट करना जानता हो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी करा सकता हो, मदरसे का भी मैनेजमेंट कर सकता हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मस्जिद मैनेजमेंट इज़ ए मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी फ्रॉम वेयर थिंग्स कैन बी मूव in right direction, which I have seen in USA in masjid management. वन सजेशन सर, एक सजेशन मेरा ये है कि माशाल्लाह सुबह से सबसे बेहतरीन तकरीरें हो रही है, लोग बहुत मेहनत करके आ रहे हैं और बहुत अच्छे पेपर्स पढ़े जा रहे हैं। और अभी ऐलान भी किया गया सर ने आखिर में कि इसकी रिपोर्ट शाये की जाएंगी, बुक शाये की जाएगी। मेरा सजेशन ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर आज तो हो गया है, लेकिन कल जितने लोग पेपर पढ़ने वाले हैं, अगर उनके पेपर हो तो वो उनके लेक्चर से पहले हॉल में तकसीम होना चाहिए। तो लोग इतनी मेहनत करके लाते हैं, इतना बेहतरीन मेहनत करते हैं और शायद पता नहीं हम लोग कितना सुन पाते हैं। रिपोर्ट कब शाये होंगी, कब छपेंगी। हमारे यहाँ पर एक दोस्त बैठे अब्दुल करीम सलार साहब, वो जब भी किसी प्रोग्राम में होते तो उनकी तकरीर की पूरी रिपोर्ट कॉपियाँ तकसीम हो चुकी होती। वो बड़ी बात नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट कीजिए, आपका एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स दीजिए, उनको सारा ईमेल कर दिया जाएगा। कि जब गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट्स वगैरह आती है, सर्वे आता है और आर्टिकल 15-16 में कोई कौम, कोई खित्ता, कोई इलाका अगर मेन स्ट्रीम में नहीं है तो उसके लिए फिर स्पेशल प्रोविजंस की जाती है।
गुज़िश्ता हफ्ते द हिंदू अंग्रेज़ी अखबार के हवाले से ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट आई है, जिसका जिक्र किसी ने किया है कि मुस्लिम्स आर नाउ बैकवर्ड मोर देन आदिवासी एंड दलित, तो क्या हम गवर्नमेंट को सजेस्ट नहीं कर सकते कि जब आपके सामने रिपोर्ट आई है तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा प्लीजेस के तौर पर हायर एजुकेशन के अदारे क़ायम करने के लिए कुछ उनके लिए प्रोविजंस की जाए, कुछ उनको मराद दी जाए जैसे आदिवासी और दलित इलाकों में दी जाती है। आई वॉन्ट टू गिव दिस सजेशन फॉर योर बेटर। और कोई साहब हैं जो? मेरा सजेशन ये है कि अभी एसएन प्रधान साहब तो चले गए, उन्होंने कहा कि सेल्फ फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे थे। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर लिया है, तो फिर प्राइमरी एजुकेशन को आप सेल्फ फाइनेंस में क्यों परमिशन दी जाती है? तो गवर्नमेंट को हमारी जानिब से लिखना चाहिए कि कम से कम आप प्राइमरी को तो मत उसमें सेल्फ फाइनेंस में शामिल करें। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें उस वक्त हुई थी, कई सजेशंस भी आए थे। हम स्कूलें जो देहात गांव में चलाते हैं, मस्जिद की खोली में चलाते हैं, ये फैक्ट है, ये हमें मानना चाहिए। हम यहाँ कुछ अदारे हैं जो बहुत बड़े हैं। इससे पहले की सेशन में या इससे पहले जब हमारी मीटिंग थी फैम की, तब भी बात आई थी। हमें एक बहुत ताकत के साथ एक बात रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट के जो म्युनिसिपल काउंसिल है या ज़िला परिषद है या पंचायत समिति है, उनकी ज़मीनात हैं, उनकी इमारतें हैं और वो तकरीबन बंद हो रही है। हमारे कारपोरेशन एरिया में तो बंद हो चुकी है, तो क्यों ना वो अदारे, वो बिल्डिंग्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे अदारों को मिल जाए, कम रेट पर मिल जाए। अभी गवर्नमेंट ने किया है लेकिन रेडी रेकनर से किया है, और रेडी रेकनर से वी कांट पे। ये इसके लिए डिमांड करना चाहिए सर जी, ये मेरा सर। जी जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान बोल रहा हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल मराठवाड़ा कॉलेज। क्वालिटी एजुकेशन पर मैंने यहाँ पर इसी स्टेज पर 5-6 साल पहले एक पेपर पढ़ा था, तो उसमें मैंने सजेशन है मेरा, रज़ाक साहब का जो आपने जब बतलाया उसमें बहुत सारे क्वालिटी एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसको अगर हम चेकआउट करें इन जनरल आपका स्पेसिफिक था, इन जनरल अगर आप चेकआउट करें तो उससे सबको फ़ायदा होगा कि व्हाट इज़ क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम institution to institution, from person to person. For example, moral values, these are not included. Suppose the institution is there which gives quality education, but there is no morality there, so it will not come under the purview of quality education. This is my suggestion. Thank you. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हमदर्द नेशनल फाउंडेशन से हूँ और हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 24 इदारे बनाए और जो आप लोगों की दुआओं से चल रहे हैं। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, मेरिट का मींस स्कॉलरशिप रिलीज़ करने जा रहे हैं, और जो भी यहाँ की स्टूडेंट्स हैं हम पेपर में देंगे, जो वो उसे अप्लाई करें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग वो बहुत सी चीज़ें फलाह बहबूदी की कर रहे हैं, जैसे कि विडो पेंशन है, हम विडो पेंशन दे रहे हैं, लोग अप्लाई करें, और बहुत काफ़ी तादाद में लोगों को हम देते हैं और बड़ी कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ देते हैं। दूसरी चीज़, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं जिनके माँ बाप अच्छे नहीं हैं, उनके पास ज़राए नहीं हैं, तो
हम डिजर्विंग जो जिसका कैरियर अच्छा होता है उनको हम फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ से भी लोग जो है अप्लाई करें और जो है हमारी जो स्कीम्स हैं उसका वो फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अब्दुल रशीद साहब ने एक पेपर पढ़ा और उसमें हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 4 जो इक्वालिटी इन एजुकेशन की बात करता है, इक्वालिटी इन एजुकेशन में 0.5 पे अब्दुल रशीद साहब ने जो अगवान साहब का पेपर पढ़ा उसमें कहा गया जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। पर मैं आप सबका ध्यान इस और खींचना चाहूँगी कि जितने भी ख्वातीन के सेशन हो रहे हैं उनकी सदारत ख्वातीन कर रही हैं, वो अलग हो रहे हैं। तो जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं उनके मसले और मसाइल क्या हैं, सो हाउ आर वी गोइंग टू बी इंक्लूसिव एंड इगैलिटेरियन। जितने सेशंस हो रहे हैं मेरा बिल्कुल मैम, और ये यू नो वी शुड बी इंक्लूसिव जब तक आप सुनेंगे नहीं। इन बैरियर्स को हम यहाँ तोड़ सकते हैं एंड वी शुड डू दैट। उनको सुनिए, आप लोग भी सुनिए। ये मेरी जो कॉन्फ्लिक्ट था ये मेरे टीचर्स के साथ भी रहता था। प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद JNU, जब भी उनको मैं कहती थी आप आइए जेंडर के सेमिनार में बोलिए, तो वो कहते थे हम क्या बोलें। बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आई थिंक इंक्लूसिविटी की बात और डेफिनेटली शुड हैव अ कॉमन सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल मैम, लेकिन अब सुबह से आपने अगर देखा हो तो ये हॉल आधा आधा पैरेलल सेशन, कुछ बातें इस तरह की। श्योर वी विल डेफिनेटली मैम, थैंक्स फॉर योर सजेशन। अब मैं जिस शख्सियत को, और हमारे इस सेशन के जो चेयरमैन हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि मैं एक छोटा सा तारुफ उनका यहाँ पेश करूँ कि जो आपके ही अपने इस महाराष्ट्र स्टेट में मिनिस्टर भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, और आपने तालीम जो हासिल की है वो MSc बॉटनी रहे हैं नागपुर से। और यहाँ महाराष्ट्र में जब एक हेल्थ को लेकर के, पब्लिक हेल्थ को लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम चलाया गया था, तो आपकी महाराष्ट्र स्टेट 1 नंबर पोजीशन पर आई थी, तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका आबाई जो तन है वहाँ से आते हैं, वो अकोला डिस्ट्रिक्ट 1 नंबर पर पोजीशन पर रहा है। आप हमारे बीच मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो और क्योंकि तारुफ इतना लंबा है कि अगर मैं शुरू करूं तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ ख़त्म किया जाए, और वक्त इतना हो जाएगा कि शायद एक सेशन काफ़ी नहीं है उस तारुफ को पढ़ने के लिए। आप लोग सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर। तो मैं बिला ताख़ीर अब अपने इस सेशन के चेयरमैन जनाब खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब को दावत दूंगा कि वो डाइस पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि मुझे आपने बुलाया, इज़्ज़त दी, और बड़ा अच्छा डिस्कशन भी हमको यहाँ देखने सुनने मिला है। जो भी लोग ये आए हैं वो एजुकेशन फील्ड में कुछ ना कुछ करके आए, इसीलिए आपको बुलाया गया। अभी हमको इस बात पर ध्यान देना है कि आने वाले 15, 7, 8 सालों में इस टारगेट को, आपको मालूम है ना ये पूरी स्कीम क्या है? इससे पहले कि 1-2 लोगों ने बतलाया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो UNO का प्रोग्राम है, जैसे कि हेल्थ का प्रोग्राम हुआ करता था किसी ज़माने में, कि 2000 तक के हिंदुस्तान के हर ज़िले में 30,000 की पॉपुलेशन पर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, सब सेंटर होना चाहिए। और सौभाग्य से इस देश में वो चीज़ हो गई है। महाराष्ट्र ने उसको तो 84 में कंप्लीट कर लिया था, जिसका मैंने जिक्र जब मैं जिस समय मैं मिनिस्टर था उस साल था, उससे पहले भी होते आया हुआ, उसका क्रेडिट मेरे को आया। और महाराष्ट्र ने 1984 में ही 2000 का टारगेट कर लिया था। अभी आपको 2030 का टारगेट है। 2030 के टारगेट में आपको ये सब काम दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन बदकिस्मती से पिक्चर बहुत ख़राब हो गया। जो टारगेट दिए गए हैं उसमें कहीं कुछ कंप्लीशन होते हुए दिख नहीं रहा है, इसलिए गवर्नमेंट का घबरा गई है। मैं किसी पार्टी को इसका दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एज ए होल को दोष दे रहा हूँ। इसलिए हमने देखा होगा कि पॉलिसीज एकदम चेंज हो जा रही है, प्राइवेटाइजेशन को एकदम बढ़ा दिया जा रहा है।
अब तो गवर्नमेंट, जैसा भी किसी साहब ने कहा था कि हमको गवर्नमेंट की स्कूलें दे दो या जिला परिषद की स्कूलें दे दो या अपने नगर परिषद की स्कूलें दे दो, गवर्नमेंट ने स्कीम ला ली है इस साल से। ये जो गवर्नमेंट है कितने दिन देंगे मालूम नहीं, लेकिन इसने फैसला कर लिया है कि आने वाले वक्त में अगर कोई आप इदारा लेना चाहता है तो 10 लाख 20 लाख रुपए अगर आप उसको जितना आप खर्चा करोगे उस खर्चे को देखकर हम वो बिल्डिंग आपको देने के लिए तैयार है। उस इदारे को, यानी गवर्नमेंट स्कूल को, यानी जिला परिषद की स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को। हम लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शहरों में जो है उर्दू एजुकेशन का, जो मेरे को ज़्यादा हुआ है कि हमको रेंट की, जिनके पास स्कूल है उनको रेंट इतना बढ़ गया है, गवर्नमेंट के नीचे ऑफिसर कोई भी आता है और बहुत ज़्यादा उसके फिर टैक्स लगा देते हैं और उतना टैक्स देने की हमारी ताकत नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि एक तो हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं है, जगह ही नहीं है। अकोला शहर में भी, जैसे छोटे मोटे शहर में हमको आपको कल जगह लेने जाए तो बहुत मुश्किल जाती है। तो इन हालात में हमको और आपको सबको पहले जो समझना है, जो महाराष्ट्र से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, कि इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाइए। जो भी स्कूलें अपने गाँव में, अपने इलाके में मिल सकती है उसको आप एडॉप्ट करवाइए। जो वेल टू डू लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब इसमें 5 लाख अगर होता है उसमें होगा टैक्स बहुत बचेगा। मैं आपको लग रहा है, मैं थोड़ा सा दूसरी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात समझिएगा कि लोगों को टैक्स बचाना की बहुत शौक रहता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं पूरा टैक्स भरूं, इनकम टैक्स भरूं। अगर आपको 10 लाख रुपए लगते हैं किसी काम के लिए तो बोलेगा भाई मेरे को 15 लाख 20 लाख का रुपए आप बनाकर बता दीजिए, और ये गवर्नमेंट हमेशा चलते आया। तो ये चीज़ों को हमको आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। जैसा फिगर जो आ रही है, देखिए हिंदुस्तान ने आज कितनी बुरी हालत में, आप तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा जो टारगेट्स अभी हमारे पास आए हैं, आज का पेपर अगर आप देखिएंगे 2 दिन पहले जाया कि हंगर इंडेक्स निकाला गया पूरे दुनिया का, उसमें हिंदुस्तान का नंबर इतना पीछे है कि हमसे ऊपर श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी। वजह क्या है? वजह है पॉपुलेशन, क्योंकि हम नंबर 1 पर पहुंच गए दुनिया में, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। तो इन हालात में हमको और आपको अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगी, और ये सबसे बड़ा मसला है। ये हमको शहरों में भी आ रहा है। देखिए जैसा मैंने इनसे, जैसा इससे पहले के कुछ 1-2 लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए, तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग तो कर्नाटक के हैं। और उन्होंने कहा, मैंने कहा आपकी मीडियम में लैंग्वेज क्या है, तो बोले इंग्लिश है। तो इंग्लिश मीडियम है तो आपको फॉरेन के भी बच्चे मिल जाएंगे। अब आज दुनिया में ऐसे हिंदुस्तानी चले गए हैं दूसरे देशों में, ये जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान के बच्चे दूसरे देशों में जाकर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये हायर क्लास के लिए हो गए। जो वेल टू डू लोग मुसलमान हैं उनके बच्चे जा रहे हैं। मेरी अपनी फैमिली के 5-6 बच्चे आज उज्बेकिस्तान में पढ़ने गए, वहाँ से ने उनका जब गड़बड़ हो गई तो अपने दूसरे चाइना में चले गए, कोई लोग अपने ताशकंद चले गए, कोई कहीं चले गए। तो बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं अपने वार्ड में बड़े से अपने इलाके में बहुत खास तौर से बतलाता हूँ कि जब मैं मिनिस्टर बना था तो अकोला में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिर्फ 2 मुस्लिम डॉक्टर थे। आज आप मेरे घर से अगर 200 फीट तक के चले आए तो आपको 7 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स मिल जाएंगे। ये फर्क आ गया है, कौम अपने पैरों पे खड़े होने लगी। इसको कोई हकीकत को हमारा आप जुटला नहीं सकते। हमारे बच्चे इस साल का भी अगर मेडिकल की लिस्ट आप निकालिए, देखिए ना, तो आपको दिखेगा माशाल्लाह बहुत मुस्लिम बच्चे उसमें आए, उनके अपनी ताकत पर आए। अब क्योंकि उसकी वजह है कि एक बात हकीकत को जानिए कि जब हम लोग कांग्रेस के ज़माने में पिछले 30-40 साल पहले जब हम लोग बात करते थे तो लोग हमको बोलते थे कि मुसलमानों के लिए क्या किए, तो हमको कहना पड़ता था कि भाई सैलरीड क्लास जो थी हिंदुस्तान की तो पूरी पाकिस्तान चले गई थी। जो वेल टू डे मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए एक वैक्यूम पूरे देश में पैदा हो गया था। वो वैक्यूम को पूरा करने के लिए हमको 30-40 साल लगे, और 30-40 साल के बाद मुसलमान इतने लायक होंगे जैसे कि आप सब बैठे हुए हैं कि न सिर्फ आप खुद पढ़ चुके हैं बल्कि आपके बच्चे भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन गए। हमारे सरफराज भाई को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब झगड़ा हमारा ये नहीं रहा कि जो हम वेल टू डू मुस्लिम हो गए उनके बच्चों की एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम है। मसला उन मुसलमानों का है जो आज भी गरीब है, मसला उन मुसलमानों का है जो कि गरीब इलाकों में रह रहे हैं। तो जब आपकी अकोला की टीम आई आपकी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपने हम लोगों को जगाया। मैंने मैडम फौजिया खान को किस्सा सुनाया पूरा। जब ये लोग अकोला में आए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जनाब,
तो मैंने कहा भी अपन 5 डिस्ट्रिक्ट अपने विदर्भ के, अपने बरार के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है मुसलमानों के, वहाँ हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा उर्दू स्कूल हैं, यानी अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, अमरावती और यवतमाल। हमने कहा कि यहाँ के बच्चों के एग्ज़ाम लेना शुरू करें हम लोगों ने लिया एग्ज़ाम। आपको सुनकर ताजुब होगा कि 30,000 मुस्लिम बच्चे हमारे एग्ज़ाम में अपीयर हुए। 30,000 मुस्लिम बच्चे, उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं। हमने उनको प्राइजेस भी रखा, आप लोगों ने ज़्यादा रखा, हमने 500 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये ऐसा रखा। पहला सेकंड थर्ड यानी 1,000 रुपया एक क्लास को जाए। हमको 5-5.5 लाख रुपए इसमें लगने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला अगले महीने में हम ये प्राइजेस बांटने वाले हैं। तो ये जो सोच है ये भी हमको इनकलकेट करना पड़ेगी कि जो तबकात पीछे रह गए हैं उनको हम कैसी मदद करें। जो तबकात, ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है। जहाँ हम लोग जब कर्नाटक में पर्दे का वाद उठा तो आपने देखा कितना वाद चला। लेकिन मैं सुनकर एक बहुत खतरनाक खबर आपको सुनाता हूँ कि पिछले दिनों में जब सर्वे हुआ, जब ये बीमारी आ गई थी कोविड की, तो कोविड की बीमारी में जब बम्बई के जो हेल्थ सेंटर चलते हैं ना, आप जानते हैं हेल्थ सेंटर जुड़ते थे, उसमें मुसलमान लड़कियों की बहुत ज़्यादा फिगर आई। जितना तुम्हारा परसेंटेज नहीं उससे ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां उसमें काम कर रही है, ऐसा मुझे खुद वहाँ के डॉक्टरों ने बताया। तो आप जिंदगी को समझिए, हम कहाँ पर्दे की बात कर रहे थे और कहाँ इस लेवल पर चलेगी ये बात। इससे भी हमको आपको होशियार रहना है और उनको हमको उठाना है। तो हमारा मसला सिर्फ हमारा पढ़े लिखे मुसलमानों का मसला नहीं है, हमारा उससे बड़ा मसला कौम के वो बच्चे हैं, कौम के वो खानदान हैं। आप देख रहे हैं चोरियों में कहाँ कौन मिलता है, ड्रग्स में कौन मिलता है। तो ये जो स्कीम को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम को अगर आप कामयाब करना चाहते हैं, मैं आ रहा था उस पर कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन इंडेक्स जो हंगर इंडेक्स निकला है उसमें हम पाकिस्तान और दूसरे देशों से भी पूछे। तो एक तरफ तो आप चांद पर पहुंच गए हो, लेकिन दूसरी जगह ये हालत है कि हमारा हंगर इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, हम नीचे घसरते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गरीबी बढ़ती जा रही है। और बदकिस्मती से मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, पिछले 5 सालों में तो बहुत ही उल्टा हो गया कि और 20 करोड़ लोग बीपीएल के नीचे चले गए। तो ये जो एजुकेशन में हमको और आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो इस बात पे ध्यान देना। यहाँ आपने 2-3 जो पेपर सबमिट किए, जैसा इससे पहले भी कहा है, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मैं भी ये चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जो आपका एड्रेस रहता है वो आप सर्कुलेट कीजिए। आप ये आदत डालिए कि कोई नहीं आ सकता है, नहीं भी आए तो अपना पेपर ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा, उसको बोलना क्या है, ताकि उस पर चर्चा अच्छे से हो सके। और नई नई बातें, यानी ये क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है, तो आप अगर आजकल तो आप जानते हो कि ये जितना भी एक वो पढ़ रहा था मैं, उसमें मैंने देखा कि अगर आप गूगल निकाल दो तो आपको पूरी पॉलिसी मिल जाती है, और गूगल में पूरी पॉलिसी आई जो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ये चीज़ तो होना ही है। ये इसमें हमको रास्ते क्या ढूंढना है, हमको बच्चों को पढ़ाना कैसा है, छोटे छोटे गाँव के बच्चों को पढ़ाना कैसा है, उनको स्कूलों को जिंदा कैसा रखना है। एक ज़माना था जब शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे, मुझे याद है, मैं बहुत फ़ख्र से बात कहता हूँ कि शरद पवार जी जब चीफ मिनिस्टर थे और सलीम ज़करिया साहब महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दिन सलीम ज़करिया को बुलाया और कहा कि अजहर के समय, उस समय एमएलसी था, विधान परिषद का सदस्य, अजहर के साथ बैठकर आप फाइनलाइज करो विदर्भ में कहाँ कहाँ उर्दू स्कूलें देनी है। आपको यकीन नहीं आएगा 117 उर्दू स्कूलें हमने उस समय दिया था, 117। आज वो स्कूलें आई। अब यूपी में यह हाल हो गया जहाँ से आप लोग आप जानते हैं कि खुतबा भी आपको हिंदी में लिखना पड़ता है कब्रिस्तान में। हमारे वहाँ ये हालत है कि आपको हर गांव में स्कूल है उर्दू, जहाँ 5000 से ज़्यादा लोक संख्या है वहाँ उर्दू स्कूल है। अब उसका सर्वाइवल का जो झगड़ा आ रहा है, जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा है, उसके लिए अभी हम लोगों ने इस साल एग्ज़ाम जो लेने वाले हैं उसमें जो इंग्लिश टर्म्स हैं बहुत अच्छा, मैं आपको उसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने भी अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना शुरू किया। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी लेता है, मेरी उससे दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आप ही के स्कूल में मत लीजिए, आप उस पेपर को ऑनलाइन पर डाल दीजिए और स्कूलों को इन्फॉर्म कर दीजिए, हर स्कूल पे एग्ज़ाम लेने लगाइए। देखिए इसके सिवा रास्ता नहीं है, गवर्नमेंट के भरोसे जीना छोड़िए। कोई गवर्नमेंट के भरोसे अब जी नहीं सकता, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो आपके साथ क्या रहे, आपका क्या करे।
हमको अपने पैरों पे खड़े रहने की आदत डालना पड़ेगी, हमारी संस्थाओं को अपने पैरों पे खड़े रहने की आदत डालना पड़ेगी, और ये सोच हम लेकर निकलेंगे तो आने वाले 10 साल में, एक बात और आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज हुई है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी 2-3 बार कहा है। वो क्या कहा उन्होंने कि जब पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो दुनिया में तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब गुलाम थे। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो भी हम गुलाम थे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे वो अकबर की हो, बादशाह की हो, किसकी भी हो। तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और हम थोड़े बहुत तैयार हो गए थे, और आपने देखा होगा राजीव जी ने कंप्यूटर की C.dot वगैरह शुरू किया। कंप्यूटराइजेशन की स्टडी जब हिंदुस्तान के लड़कों ने कर ली तो आज दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स में हिंदुस्तान के MDs बैठे हुए, और वो रिजर्वेशन में बैठे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग चिल्लाते हैं कि हमको तो रिजर्वेशन नहीं मिला। ये लोग जितने भी आपको, अगर अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ ये ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के, वो रिजर्वेशन में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन कैसा है कि ब्लैक लोगों को वहाँ रिजर्वेशन मिलता है, आउटसाइड अमेरिकन जो है उनको रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन में बैठे। तो उस चीज़ का हमको फायदा उठाना पड़ेगा, और वो चीज़ें हमको हमारे बच्चों को वहाँ भेजा। आज बच्चा अगर आपका जाता है फॉरेन में, बहुत बच्चे जा रहे हैं, ये मत बोलिएगा कि मुस्लिम बच्चे नहीं जा रहे। मेरे अकोला शहर से कम 50-60 बच्चे ऐसे मैं जानता हूँ जो कि आज फॉरेन में जाके सर्विसेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी, माइग्रेशन तो हमारा मजहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया में एक ही तो मजहब है जो हिजरी पे चलता है, हिजरत पे चलता है, बाकी के सब कैलेंडर जो है वो या तो किसी के जन्मदिन पर चलते हैं। तुम्हारा ये कैलेंडर है जो हिजरत पे चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि हिजरत में बरकत है। जितना आप बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा उतना वो तरक्की करेगा, जितना जाके वो आगे जाएगा उतना वो तरक्की करेगा। तो ये सोच निर्माण करने के लिए आप लोग ऑलरेडी जो बोलते हैं ना पिलर्स बन गए हैं। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है, जो असली बात पर आ रहा हूँ कि 3 रिवोल्यूशन हो गए, चौथा जो रिवोल्यूशन हिंदू दुनिया में आया है, इसको जो हम लोग कहते हैं नया, जो क्या कहेंगे उसको अपन, मुझे उर्दू के टर्म बराबर याद नहीं आ रही है, कि जो आज का जो नया जो रिवोल्यूशन आया है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, आप देखोगे मेरे को अक्सर ये लोग कहते हैं कि भाई सीना ने ऐसा बनाया था, सीना ने वैसा बनाया था। मैंने कहा वो समय छोड़ो, आप सीना को भूल जाओ। आप तो ये देखोगे अभी मुसलमानों, आपको सुनकर ताजुब होगा कि कोविड के तीनों भी इंजेक्शन, तीनों भी वो है मुसलमानों ने निकाले। ये मुसलमान डॉक्टर है, और कंट्री कैसे है, एक मराकश से आकर अमेरिका में पढ़ा और उसने मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन निकाला। 2 बच्चे तुर्की, मियाँ बीवी तुर्की से गए और उन्होंने जो अपना ऑक्सफोर्ड में रिसर्च करके उन्होंने जो वहाँ की जो कंपनी है उसका वो निकाला। ऐसा तीसरा भी है। इस तरीके से 3 बच्चे जो है, तीनों आदमी है माशाल्लाह, काफ़ी उम्र के वाले हैं। तो मुसलमान तरक्की कर रहा है, तो ये जो एहसास कमतरी है कि हम बहुत पीछे हैं वगैरह, वो बात भी नहीं रही। जैसा कि इससे पहले इन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे इदारे भी हैं जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान चला रहे हैं। हमारा एक साथी चिल्लाया, मैंने कहा नहीं, गलत बात है, उनको सुनना है, उनसे सीखना है। मैंने तो उनका नंबर भी लिया कि मैं आपसे ज़रूर लंबी बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आप इदारा कैसा चला रहे। बड़ी बात है जो दोनों के भाषण को आपने ध्यान नहीं दिया, ये सीखना पड़ेगा हमको। हम आज इतने 75 साल का मैं हो गया, उसके बाद भी मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी कि भाई इदारे को दुरुस्त कैसा किया जा सकता है, इदारे को अच्छा किया जा सकता है। और यही सीखने के लिए तो हम यहाँ आएंगे, खाना खाने के लिए आएंगे, या दूसरे के पास क्या नई बात है जो मुझे मालूम पड़े, मेरे पास क्या बात है कि आपको मालूम पड़े। ये सोच हमारा आप इसी तरह चलाते रहे। और ये जो चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इसमें अपने बच्चों को, चाहे फिर उसमें कंप्यूटर साइंसेस हो, चाहे उसमें वायरोलॉजी हो, चाहे उसमें बायोलॉजी। मैंने एक आखिरी बात फिर याद आ गई तो बोलता हूँ, मैं हिंदुस्तान में मैं अपने हिंदू दोस्तों को हमेशा कहता हूँ, या मुसलमान ऐसा ही मत समझिएगा, मैं अपने हिंदू दोस्तों को भी कहता हूँ, या तुम गाय की पूजा करते हो, अरे तुम गंगा अभी तक के क्यों नहीं तैयार कर पाए? आपको मालूम गंगा क्या है? गंगा एक ब्रीड है नहीं गाय की, जो कि बहुत दूध देंगी। मैंने तुमने अब गंगा पैदा करे ये गाय। हॉलैंड ने 25 साल पहले कर लिया था। हॉलैंड का अकेले का, हॉलैंड का दूध पूरे सऊदी अरबिया में हज में जो दूध पीते हैं ना हम लोग, हज जाते हैं तो वो पूरा हॉलैंड से आते हैं।
पूरे हॉलैंड की इकोनॉमी सिर्फ गाय के दूध पर है। अरे हम लोग गाय को माता मानने वाले, हम लोग उसका ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पीछे हम रह गए हैं, इसमें हमको आगे आना पड़ेगा। जो क्लोन जिसको बोलते हैं, क्लोन सिस्टम जो है वो हमको सीखना पड़ेगा। बायोलॉजी में हमको सीखना पड़ेगा, वायरोलॉजी में हमको सीखना पड़ेगा। अपने बच्चों को उनके लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कैलिफोर्निया में सूरज बना लिया गया है। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में सूरज बना लिया गया, सूरज, जो कि एक सेकंड के कुछ लाखवें हिस्से के बराबर है। आपने सुना होगा कि आज चाइना ने मून बना लिया है। आज चाइना का प्लान ये है कि वो मून बनाकर पूरे पेकिंग को सबसे पहले वो लाइट देने वाला है। हम तो चांदनी का इंतजार करते रहेंगे कि कब 14वीं का चांद आएगा, वह हर दिन 14वीं का चांद रहेगा। इस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है। उसके लिए हमको आपको बच्चों को तैयार करना है और ज़रूर हम करेंगे। इतना कहते अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अब मैं हमारी पैटर्न ऑनरेबल फौजिया खान साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि एक छोटी सी किताब असल में हमें अपने स्पीकर्स को और चेयरमैन को देनी है, तो आप तशरीफ़ लाएं। और सैयद डॉक्टर ख्वाजा साहब से भी एक दरख्वास्त है कि वो भी ज़रा आ जाएं सर। आज के इख्तितामी सेशन है ये, बस 1 मिनट की ज़हमत। ये मोहम्मद अजहर हुसैन साहब को आप हज़रात इसके बाद में ये सलाउद्दीन प्रोफेसर बदरुल आलम साहब, बदरुल इस्लाम साहब को, इसके बाद सलाउद्दीन पुनेकर साहब हैं हमारे बीच, सहकब के डायरेक्टर। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। अब इसके बाद आपके लिए डिनर यहाँ मौजूद है। मैं तमाम मेहमानान और तमाम जो भी मौजूद हाज़रीन हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग प्लीज़ डिनर के लिए इसके बाद तशरीफ़ ले आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।